दिल्ली की जिन सीमाओं पर लंबे वक्त से किसानों का आंदोलन चल रहा है, उन जगहों पर किसानों की संख्या में कमी आने का दावा किया गया। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर शुरुआत से ही किसान आंदोलन का केंद्र बना हुआ। लेकिन अब सिंघू बॉर्डर पर भी किसानों की तादाद में कमी देखने को मिली। वहां कुछ दुकानों के मालिकों ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होने का असर उनके कारोबार पर भी पड़ा है। कैसा चल रहा है इनका प्रोटेस्ट? अभी कितनी भीड़ आ रही है? भीड़ अभी कम है, अभी फिलहाल। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने वाली जगह पर जो टेंट लगा है वो पहले खचाखच भरा रहता था, लेकिन उसके अंदर भी पहले जैसी भीड़ नजर नहीं आई। ये थोड़े नहीं है, ये फलाद बन रहे हैं। सिंघू बॉर्डर की तरह दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर भी कुछ खोमचे वालों ने किसानों की तादाद कम होने का दावा किया। किसान है, जिस दिन ज्यादा हो जाते तो दिन ज्यादा होते, जिस दिन कम है तो कम होते। आजकल कैसी है? अभी कम है। ये दावा भी किया गया कि जो दुकानें कुछ रोज पहले तक अच्छी कमाई करती थीं, किसानों के कम होने से उनके कारोबार में काफी गिरावट आई। किसानों के आंदोलन में कम होने की वजह से इनका भी ये मानना है कि इनकी बिक्री में काफी फर्क पड़ा है। गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोग रेहड़ी लगाकर सामान बेचते हैं, उन्होंने भी वहां प्रदर्शनकारियों की संख्या कम होने का दावा किया। टेलीकॉम सेक्टर में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को मंजूरी दे दी गई। यानी जो कंपनी जितना उत्पादन करेगी उसी के हिसाब से सरकार उसे आर्थिक मदद देगी। इसके लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा का बजट तय किया गया है। सरकार को टेलीकॉम सेक्टर में अगले 5 साल में करीब 2,44,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की उम्मीद है, जिससे करीब 40,000 लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। बीते साल कोरोना महामारी के बीच सरकार ने मोबाइल बनाने वाली कंपनियों के लिए पीएलआई का ऐलान किया था। सरकार का दावा है कि उसके इस ऐलान के बाद देश में मोबाइल उत्पादन में काफी तेजी आई है। यहां तक कि चीन में काम कर रही 14 बड़ी कंपनियां भी भारत में उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। भारत के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की पूरी प्रक्रिया को हमें ग्लोबल स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। मैं आपको बताना चाह रहा था, मैं किसी देश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पड़ोस देश की 14 फैक्ट्रियां भी हम ले आए हिंदुस्तान में। गुजरात के पाटन से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें वहां दूल्हे के लिए लाई गई घोड़ी दूल्हे को लेकर भाग निकली। बारात निकलने से पहले घोड़ी से करतब करवाए जा रहे थे, लेकिन तभी वो भड़क उठी और दूल्हे को लेकर वहां से भागने लगी। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो दूल्हा पूरी शान के साथ घोड़ी पर सवार नजर आया। इस दौरान एक आदमी घोड़ी की लगाम थामे नीचे खड़ा था, जो घोड़ी से करतब करवा रहा था। घोड़ी भी बैंड बाजे की धुन पर थिरकती दिखाई दी। बारात निकलने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बाराती घोड़ी पर सवार दूल्हे के आगे डांस कर रहे थे, लेकिन तभी घोड़ी बेलगाम हो गई और दूल्हे को लेकर वहां से भागने लगी। घोड़ी को भागता देख सबके हाथ पांव फूल गए। बाराती नाचना छोड़ घोड़ी के पीछे दौड़ने लगे, लेकिन उसकी रफ्तार के आगे किसी की नहीं चली, जिसके बाद घोड़ी का बाइक से भी पीछा किया गया, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आई। दूल्हे को भी घुड़सवारी नहीं आती थी, ऐसे में उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर ही गिर पड़ा। हालांकि इस हादसे में उसे मामूली चोटें ही आईं। सौभाग्य की बात है कि शादी में घुड़चढ़ी की रस्म सदियों पुरानी है। दूल्हे को विदा करने की यह परंपरा तब शुरू हुई थी जब मोटर कार नाम की कोई चीज नहीं थी। उस वक्त लोग घुड़सवारी करना जानते थे, इसलिए कोई इस परंपरा में खतरा नहीं था। अब दूल्हा दूर की बारात में बेशक कार से जाए, लेकिन बहुत से परिवारों में घुड़चढ़ी की रस्म को तो जरूरी मानी जाती है। उसी दौरान आतिशबाजी और बैंड बाजे का शोर भी होता है, जिसमें घोड़ी या घोड़े के बिदकने की आशंका तो रहती है। पाटन में भी ऐसा ही कुछ हुआ। घोड़ी बिदकी और दूल्हे की जान पर बनाई। भारत के साथ हुए समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान भारतीय रेल के डिब्बों का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है। न्यूज़ 18 के चंदन जजवाड़े की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान भारत की समझौता एक्सप्रेस ट्रेन के 11 डिब्बे और एक मालगाड़ी के 16 डिब्बों का इस्तेमाल अपने देश में कर रहा है। ये ट्रेनें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान से अचानक बंद कर दी गई थी, जो करीब 1.5 साल से वहीं फंस गई। दोनों देशों के बीच ये करार हुआ था कि साल में 6 महीने भारत के कोच और बाकी के 6 महीने पाकिस्तान के रेल डिब्बों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ ही इस बात पर भी समझौता हुआ था कि कोई भी देश दूसरे देश के रेल डिब्बों का इस्तेमाल किसी और काम के लिए नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है और उसके पास यात्री ट्रेनों और मालगाड़ी के डिब्बों की भारी कमी हो गई है, इसलिए वो भारत के साथ हुए समझौते को तोड़ने से भी बाज नहीं आ रहा। तेल की बढ़ती कीमतों के बीच राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर पहुंच गई।
तेल की इन बढ़ी कीमतों के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र और जम्मू समेत देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। जम्मू में बढ़ती महंगाई का विरोध करने के लिए कांग्रेस के कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और सड़क पर मार्च करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से तेल और रसोई गैस की कीमतों को कम करने की मांग की। जम्मू के विवेकानंद चौक पर प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हल्की धक्का मुक्की भी हुई, जिसके बाद लोगों ने हंगामा तेज कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने बहुत देर तक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और फिर महंगाई के लिए सीधे प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कहां गया वो चौकीदार आज जिसने गैस के, पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ा दिए? महाराष्ट्र के शिरडी में प्रदर्शन की कमान कांग्रेस की युवा इकाई यूथ कांग्रेस ने संभाली। हाथों में पोस्टर और बैनर लिए प्रदर्शनकारियों ने बहुत देर तक सड़क पर खड़े होकर नारेबाजी की। शिरडी के अलावा मुंबई के पास ठाणे में भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और वहां के कुछ पेट्रोल पंप पर जाकर ऑटो चलाने वालों को अपने प्रदर्शन में शामिल करने की कोशिश की। हालांकि उनकी अपील का कुछ खास असर नहीं दिखा। महाराष्ट्र में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी ने इसे आड़े हाथ ले लिया। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने महाराष्ट्र में तेल की बढ़ी कीमतों के पीछे राज्य सरकार की तरफ से वसूले जा रहे वैट को वजह बताया। राज्य में आज वैट है। जितना पैसा केंद्र को टैक्स के रूप में पेट्रोल डीजल पे नहीं मिलता, उससे ज्यादा हमारे राज्य को मिलता है। खबर है कि पेट्रोल पर सबसे ज्यादा वैट राजस्थान में वसूला जा रहा है और यही वजह है कि वहां तेल की कीमतें बाकी राज्यों के मुकाबले ज्यादा हैं। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। राजस्थान में पेट्रोल ने पहली बार सैकड़ा शतक पार कर लिया और देश में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त श्रीगंगानगर में बिक रहा है, जहां पर 100 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सौभाग्य की बात यह कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने पर जो पार्टियां आंदोलन कर रही हैं, उनकी सरकारों ने भी तेल के इस खेल का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। ये सच्चाई है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव बढ़ा है। तेल कंपनियां उसी हिसाब से पिछले 9 दिन से रोज डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा रही हैं। हालांकि ये सच्चाई भी है कि दिल्ली में आज भी पेट्रोल 89 रुपए के पार 89 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। उसकी असल कीमत 36 रुपए के आसपास ही भी। उसमें डीलर का कमीशन भी शामिल है। 36 रुपए का पेट्रोल 89 रुपए में, यानी करीब 63 रुपए का टैक्स, जिसमें केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी भी है, राज्य सरकारों का वैट भी है, डीलर कमीशन भी है। अब दाम तो तभी कम होंगे जब केंद्र या राज्य सरकारें टैक्स कम करें। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। एक तरीका यह है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। उसके लिए भी राज्य सरकारें तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका खजाना खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव ने कोरोना वैक्सीन लगाए जाने पर अधिकारियों के साथ एक बैठक की। न्यूज़ 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि इस बैठक में शामिल अधिकारियों ने जानकारी दी कि देश में अब तक करीब 90 लाख स्वास्थ्यकर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिनमें करीब 68% स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। इसके अलावा करीब 30% वो स्वास्थ्यकर्मी हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज भी लग चुका है। वहीं 28% फ्रंटलाइन वर्कर को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है। अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा भारत तीसरा ऐसा देश है जहां इतने बड़े पैमाने पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया है। इसके साथ ही इस बैठक में यह भी उम्मीद जताई गई कि लोगों को वैक्सीन लगाने की रफ्तार फरवरी के अंत में और तेज हो जाएगी। कोरोना संकट के बीच बिहार बोर्ड की 10वीं की परीक्षाएं शुरू हो गई। इस महामारी को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में खास इंतजाम किए गए ताकि कोरोना का साया इस परीक्षा पर न पड़ सके। राजधानी पटना के एक परीक्षा केंद्र से सामने आई तस्वीरों में छात्राओं की लंबी कतारें नजर आईं। वहां सबसे पहले उनके शरीर का तापमान जांचा गया और तभी उन्हें परीक्षा में बैठने की मंजूरी दी गई। नवादा जिले में भी ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां के कई परीक्षा केंद्रों को तो खास तौर पर इस परीक्षा के लिए ही सजाया गया था। नवादा जिले में इसके लिए कुल 36 केंद्र बनाए गए हैं। शहर में 11 केंद्र लड़कों के लिए और 11 केंद्र लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। खगड़िया में कोरोना से बचने के उपायों के साथ प्रशासन ने परीक्षा में नकल रोकने के भी सभी इंतजाम किए। कदाचार मुक्त परीक्षा होने के लिए सारी तैयारी कर ली गई है। हालांकि कोरोना संकट के बावजूद परीक्षा देने पहुंचे कई छात्र बिना मास्क के ही नजर आए। सौभाग्य की बात है कि बिहार में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराना प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती रहा है। वहां नकल कराने वाले संगठित गिरोहों से निपटने में पुलिस और शिक्षा विभाग के पसीने छूट जाते हैं। इस बार नकल माफिया के साथ साथ कोरोना का संकट भी है। अब नियम कायदे मानने की हमारी आदत तो है नहीं,
मास्क लगाना हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है, ये बात 10वीं और 12वीं के बच्चों को खुद समझ में आ जानी चाहिए। ना आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को समझाएं। अफसोस वाली बात यही है कि ये काम भी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को करना पड़ रहा है। इंग्लैंड के साथ तीसरा टेस्ट 24 फरवरी से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन भी इसी दिन होगा। मोटेरा में खेला जाने वाला यह मैच डे नाइट होगा, जो पिंक बॉल से खेला जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारियां स्टेडियम में कर ली गई हैं। मोटेरा स्टेडियम में 9 साल बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा, लेकिन इन 9 साल में मोटेरा दुनिया का सबसे बड़ा और बेहद खूबसूरत स्टेडियम बन गया। स्टेडियम में एक साथ 1,10,000 लोगों के बैठने का इंतजाम है। मैच से पहले स्टेडियम की हर कुर्सी पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। स्टेडियम में दर्शकों के बैठने के स्टैंड बनाने के लिए कहीं कोई पिलर नहीं लगाया गया, यानी मैदान में किसी भी कोने में बैठकर मैच देखने वालों को कोई परेशानी नहीं होगी। खास बात यह है कि अगर ज्यादा बारिश यहाँ पर होती है तब भी आधे घंटे में ये पूरा का पूरा मैदान पानी से खाली हो जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला मैच डे नाइट होगा और दावा किया जा रहा है कि मोटेरा में फ्लड लाइट्स भी सबसे अलग होंगी। ऐसी लाइट्स होंगी जिनसे गर्मी बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉक्स से लेकर क्लब हाउस तक मोटेरा में सब कुछ आधुनिक बनाया गया है। मोटेरा को आधुनिक बनाने की योजना पर काम तब शुरू हुआ था जब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। इसीलिए इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के बेहद करीब भी माना जाता है। हालांकि स्टेडियम का इतिहास बेहद पुराना है। क्रिकेट से जुड़ी उन्हीं यादों को स्टेडियम में हॉल ऑफ फेम के जरिए संजोया गया है। हॉल ऑफ फेम जो यहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर मोटेरा स्टेडियम और क्रिकेट इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक पलों को तस्वीरों में दिखाया गया है। स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए इंडोर नेट्स का भी इंतजाम है। इसके अलावा क्लब हाउस भी है, जिसमें जिम से लेकर टेबल टेनिस और बिलियर्ड्स जैसे खेलों का भी इंतजाम है। स्टेडियम में ही 55 कमरे बनाए गए हैं, जिनमें सुविधाएं किसी शानदार होटल से कम नहीं है। पार्किंग से लेकर पवेलियन तक हर इंतजाम ऐसा है कि केवल दर्शक ही नहीं, खिलाड़ियों के लिए भी मोटेरा में खेलना यादगार से कम नहीं होगा। ये एक संयोग है कि 2012 में मोटेरा स्टेडियम में हुआ आखिरी मैच भारत और इंग्लैंड के बीच ही हुआ था और 9 साल बाद जब स्टेडियम का कायाकल्प हुआ तब भी मैच भारत और इंग्लैंड के बीच ही होने वाला है। लेकिन मोटेरा भारतीय क्रिकेट के लिए कई मायनों में खास है। 1986 में सुनील गावस्कर ने 10,000 टेस्ट रन पूरे करने का रिकॉर्ड अहमदाबाद के इसी स्टेडियम में बनाया था। पूर्व कप्तान कपिल देव ने रिचर्ड हैडली के 431 टेस्ट विकेट के उस वक्त के रिकॉर्ड को इसी मैदान पर अपना 432वां विकेट लेकर तोड़ा था। कपिल देव की मोटेरा से एक और याद जुड़ी है जब 1983 में उन्होंने एक ही पारी में वेस्टइंडीज में 9 खिलाड़ियों को आउट किया था। 1999 में सचिन तेंदुलकर के बल्ले से पहला दोहरा शतक भी इसी मैदान पर निकला और सचिन तेंदुलकर ने 30,000 अंतर्राष्ट्रीय रनों का कीर्तिमान भी अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम पर ही बनाया था। सौभाग्य की एक बात यह कि अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम से भारतीय क्रिकेट के कई ऐतिहासिक लम्हे जुड़े हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त उन्होंने इस स्टेडियम की सूरत पूरी तरह बदलने का फैसला किया था। प्रोजेक्ट खर्चीला भी था और ये योजना एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन कम वक्त में एक ऐसा स्टेडियम बनकर तैयार हुआ जो दुनिया भर में सबसे आधुनिक और सबसे बड़ा स्टेडियम कहा जा रहा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान कार्यक्रम इसी मोटेरा स्टेडियम में रखा गया था, लेकिन उसके बाद से ही स्टेडियम बंद था और अब जाकर स्टेडियम को खोला गया है, जिसका औपचारिक उद्घाटन भी पिंक बॉल टेस्ट के दिन ही होगा। झारखंड के जमशेदपुर से दिल को झकझोर कर रख देने वाली एक घटना सामने आई, जिसमें चलती कार में आग लगने से ड्राइवर की मौत हो गई। चश्मदीदों ने बताया कि गाड़ी में आग लगते ही उस कार के ड्राइवर ने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि उसे बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। आग ने कार को इस कदर अपनी चपेट में ले लिया था कि कई बाल्टी पानी भरकर डालने के बाद भी वो आसानी से नहीं बुझी। पीछे 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 मार, पीछे हाँ पीछे मारो, हाँ मारो, नीचे बगल से। कार में अचानक आग लगने से वहां जमा हुए सभी लोगों के हाथ पांव फूल गए और वो इस कोशिश में जुट गए कि किसी भी तरह उसमें बैठे ड्राइवर को सही सलामत बाहर निकाल लें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आग ज़्यादा लग गया, खोल नहीं पाया, इसके कारण आग के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। इस घटना में न कार बची और न ही उसमें सवार शख्स की जान। इस मंजर को देखकर वहां इकट्ठा हुए लोग भी सन्न रह गए।